Guys, welcome to my channel. My name is शीलू and you guys are watching शीलू रिएक्ट्स। तो सलाम, अदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। और ये जो है, अब एर्तुगरुल सीरीज के बारे में क्या ही कहना। एर्तुगरुल जो सीरीज है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है एंड मुझ तक तो खैर काफ़ी लेट से पहुंचा। ऑलरेडी IMDb पे इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है। आप जिसको भी देखोगे लाइक जिस तरीके का गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा हाइप था उसी तरीके का एर्तुगरुल का पूरा हाइप है। बट द थिंग इज कि इसमें थोड़े ज़्यादा एपिसोड्स हैं बस और ऐसा भी नहीं है कि आप एपिसोड्स को देख करके बोर हो गया और एक एपिसोड खत्म होने के बाद आपको लगेगा मतलब किसी हिस्टोरिकल चीज़ के ऊपर कोई आप एक सीरीज बना रहे हो और उस सीरीज में आप इतना हाइप क्रिएट कर सकते हो कि इंसान एक वीडियो देखने के बाद, एक एपिसोड देखने के बाद दूसरा एपिसोड देखने के लिए वेट नहीं हो पा रहा है कि मैं कैसे रुकूं खुद को। तो ये होता है एक बेस्ट ड्रामा। तो मेरे ख्याल से ये ड्रामा, ये जो हाइप है, ये एर्तुगरुल ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएट किया गया। तो दुनिया क्यों पागल है इस ड्रामे के पीछे, ये वीडियो है मेरे पास। सो लेट्स सी इसमें क्या कहते हैं। एंड 1 2 3 स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूजिक तो बहुत ही सही। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। एर्तुगरुल बस एक ड्रामा नहीं, ये एक तिलिस्म है जो जहनों को जकड़ लेता है। एर्तुगरुल गाजी इस्लाम का वो शानदार सिपाही था जिसने सलीबियों और मंगोलों की नींदें हराम कर डाली थी। और आज के यहूदी और सलीबी इस ड्रामे से कितना बौखलाए हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस ड्रामे को तुर्की का सॉफ्ट एटम बॉम्ब कहा है। वो कहते हैं कि तैयब अर्दगान इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों को वर्गला रहा है, मगर हकीकत ये है कि एर्तुगरुल ड्रामे ने आज मुसलमानों को जगा दिया है। एर्तुगरुल गाजी जैसे जाबाज सिपाही को देखकर आज का मुसलमान अपने सुनहरे माजी को देख पा रहा है। कौन था ये एर्तुगरुल गाजी, आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल मामला शुरू होता है 13वीं सदी से, जब चंगेज खान की मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूट मार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के कई मुल्कों को फतह कर रही थी। मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे जो जहां भी जाते खून की नदियां बहा देते थे। ना बच्चों बूढ़ों का लिहाज, ना औरतों को छोड़ते थे। हर जगह तबाही फैलाना इनका मकसद था। जब ये मंगोल ख्वारिज्म के इलाके तक पहुँचे तो यहाँ एक कबीला था जो इस इलाके को छोड़कर वहाँ से भागा। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर का बेटा था एर्तुगरुल गाजी। और ये ड्रामा या सीरीज इसी जाबाज हस्ती पर बना है। बहुत ही सुपर है। सल्जूकी सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान और उसके भाई और बाप को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जंगल के रास्ते से जब ईसाई इनको महल ले जा रहे थे तब ये लोग एर्तुगरुल गाजी के हत्थे चढ़ गए। एर्तुगरुल ने शहजादी हलीमा और उसके बाप और भाई को ईसाइयों से छुड़वा लिया। बस यहीं से शुरुआत होती है इस जाबाज दिलेर हीरो एर्तुगरुल गाजी की। इस घटना के बाद काई कबीले पर ईसाइयों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां आने लगी, मगर एर्तुगरुल गाजी ने बड़ी दिलेरी से हर परेशानी को दूर कर डाला। एर्तुगरुल गाजी का दिलेरी वाला काम था ईसाइयों के उस किले को फतह करना जहां से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार होती थी। इन ईसाइयों को उस वक्त नाइट टेम्पलर्स कहा जाता था। इस किले में बड़े बड़े ईसाई पादरी मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक आलमी जंग की साजिश रच रहे थे, मगर एर्तुगरुल गाजी की बहादुरी ने इनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। जब एर्तुगरुल ने इस किले को फतह किया तो पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनतों में एर्तुगरुल की दिलेरी और बहादुरी का डंका बजने लगा। यहाँ से एर्तुगरुल नाम का एक ऐसा तूफान उठा कि दुश्मनाने इस्लाम इस तूफान में उड़ते चले गए। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों की बुज़दिली और एहसास कमतरी को खत्म किया जा रहा है। इन्हें अपनी तहजीब पर फख्र करना सिखाया जा रहा है। इस वक्त ये ड्रामा 150 देशों में तर्जुमे के साथ साया किया जा चुका है। मेरी नज़र में ये ड्रामा इस्लामी इनकलाब का एक अजीम दाई है और मुस्लिम नौजवानों को ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। डेली मोशन पर आपको पहला सीजन उर्दू में मिल जाएगा जिसके 75 एपिसोड हैं। बाकी अब पाकिस्तान के PTV ने सिरे से इस ड्रामे की उर्दू डबिंग शुरू कर दी है। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। एक बार दरियाए फरात को पार करते हुए काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह दरिया में डूबकर इंतकाल कर गए।
इसके बाद कबीले वालों ने अर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार चुन लिया, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी जैसा ज़हीन, बहादुर, निडर इंसान कबीले में और कोई न था। अर्तुगरुल की सरदारी में काई कबीले ने तुर्की की अनातोलिया की तरफ रुख किया। अर्तुगरुल के 2 भाई इससे अलग हो गए, जबकि अर्तुगरुल अपने छोटे भाई के साथ सफर पर निकल पड़ा। बीच सफर में अर्तुगरुल ने देखा कि 2 सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमजोर और जंग हारने की कगार पर आ पहुंची थी, तो अर्तुगरुल ने हारती हुई सेना का साथ दिया। ये जंग थी सल्जूकी सल्तनत और मंगोलों के बीच, मगर ये बात अर्तुगरुल को नहीं पता थी। मंगोलों की फौज अलाउद्दीन की सल्जूकी फौज को शिकस्त देने ही वाली थी कि अचानक अर्तुगरुल अपने 404 बहादुर फौजियों के साथ सल्जूकी फौज में मिल गए और मंगोलों को इस कदर मारा कि मंगोल अपने ही लोगों की लाशें मैदान में छोड़कर भाग गए। अलाउद्दीन कुछ देर पहले मंगोलों के हाथों अपनी शिकस्त यकीनी समझ रहा था, मगर अर्तुगरुल की मदद से इतना खुश हुआ कि अर्तुगरुल को शहर अंगोरा या अंकारा के करीब जागीर अता कर दी। अर्तुगरुल एक बेमिसाल और समझदार सरदार था, जिसकी समझदारी दुनिया के कोने कोने में फैल गई थी। दुश्मनाने इस्लाम इनकी जहानत के साथ बहादुरी को देखकर हर वक्त परेशान रहते थे। मुसलमानों की सल्जूकी सल्तनत इस वक्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक तरफ रूमी फौज, दूसरी तरफ खूंखार मंगोल। इन दोनों के बीच सल्जूकी सल्तनत पीछे चली जा रही थी। अनकरीब था कि ये सल्तनत खत्म हो जाती, मगर जिस दिन अर्तुगरुल गाजी इस सल्तनत में आए, उसी दिन से ये सल्तनत परवान चढ़ने लगी। अर्तुगरुल गाजी अपनी निडर सिपाह सालारी से रोमियों और मंगोलों को लगातार शिकस्त देता चला गया और अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला गया। इस वक्त कोई ऐसा बादशाह न था जो अर्तुगरुल गाजी से टक्कर ले सके, और एक वक्त ऐसा आया जब अर्तुगरुल गाजी अपनी वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। सन 1258 ईस्वी में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया उस्मान। यह वही उस्मान था जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत को सल्तनते उस्मानिया कहा गया। उस्मान भी अपने बाप अर्तुगरुल की तरह ज़हीन, बहादुर और निडर था। 1288 ईस्वी में अर्तुगरुल ने वफात पाई। उसके बाद सन 1299 ईस्वी में अर्तुगरुल का बेटा उस्मान अपने बाप की गद्दी पर बैठा। उस्मान में एक तरफ दीनदारी और दूसरी तरफ बहादुरी बहुत ज्यादा थी। उस्मान इस कदर अपनी ताकत को बढ़ाता गया कि कुछ ही सालों में 3 बर्रे आजमों में सल्तनत उस्मानिया का परचम लहरा गया। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में 40 देश आते थे और ये सल्तनत 1923 तक जमी रही। कई सुल्तान आए जिन्होंने इस सल्तनत को कायम रखा, मगर 600 साल बाद फिर ये सल्तनत उस्मानिया बुराइयों और कमजोरियों का शिकार होने लगी। 1923 में इस सल्तनत को एकदम से खत्म कर दिया गया। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तब दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ कुछ देश बर्तानिया के साथ आ गए, जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि थे, और दूसरी तरफ तुर्की के साथ जर्मनी और कुछ देश थे। मगर फिर तुर्की का उस वक्त का जो सुल्तान था वयुद्दीन, उसको साजिश के तहत देश से निकाल दिया गया। अमेरिका, रूस, बर्तानिया ने जबरदस्ती तुर्की के सुल्तान को घेर कर एक समझौता किया कि अगर अपनी सल्तनत को हमसे बचाना चाहते हो तो हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। और वो शर्तें थी ये 100 साल का समझौता, जिसे कहते हैं समझौता लोजान। इस समझौते की शर्तें थी कि तुर्की का सुल्तान इस्तीफा दे, इसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, खिलाफत वापस से कायम करने पर पाबंदी लगा दी गई, और सबसे बड़ी और घातक शर्त तो ये थी कि अब 100 साल तक तुर्की अपनी ही जमीन से तेल पेट्रोल नहीं निकाल सकेगा। तुर्की को तेल या पेट्रोल दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ेगा। और तुर्की की बंदरगाह बॉस्फोरस पर भी पाबंदी लगा दी गई, जो कि एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से मिलाती है। इसे आलमी मलकियत करार दे दिया गया, यानी अब कोई भी देश का जहाज इस बंदरगाह से गुजर सकता है और तुर्की किसी से भी कोई टैक्स नहीं ले पाएगा, मानो तुर्की को बांधकर 100 साल के लिए किसी कोने में फेंक दिया गया हो। अमेरिका ने अपने एक गुलाम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को तुर्की का बादशाह बना दिया, जिसने तुर्की को एक सेकुलर देश घोषित कर दिया, जिसकी वजह से हर तरफ बेहयाई, शराब नोशी और मगरिबी कल्चर आम होने लगा। मगर अब 2023 में ये समझौता खत्म होने वाला है, और जब ये समझौता खत्म होगा तब तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। तुर्की एक ऐसा देश बनेगा जो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की आंखों में आंखें डालकर मुंह तोड़ जवाब देगा। अल्लाह ने तुर्की को रजब तैयब अर्दगान जैसा उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाला लीडर दिया है, जिसने अपनी समझदारी और न्याय के चलते एक बार फिर
सेक्युलर तुर्की को इस्लामी तुर्की की जानिब गामजन कर दिया है और इसी वजह से आज अमेरिका, इजराइल जैसे देश तुर्की को बर्बाद करने की हर साजिश कर रहे हैं। ये देश अर्तुगरुल गाजी ड्रामे को बंद कराने की हर वो साजिश कर रहे हैं जिससे कि ये ड्रामा बंद हो जाए और मुसलमान सोया का सोया रह जाए। मगर अब देर हो चुकी है, मुसलमान जाग चुका है। अब मुसलमानों को डराया नहीं जा सकता, अब मुसलमानों को दबाया नहीं जा सकता। अर्तुगरुल गाजी जैसी शख्सियत तारीख में बहुत कम देखने को मिलती है। हर मुसलमान को चाहिए कि अपने आप को दीन इस्लाम के हवाले कर दे और अर्तुगरुल गाजी जैसा बनने की ठान ले। यकीनन आज की जालिम दुनिया जमकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रही है, मगर अब मुसलमानों को इन साजिशों को नाकाम करना होगा, वरना पिटते रहोगे और मिटा दिए जाओगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस क्यों वीडियो को ऐसा? लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच ऐसा जाए। क्यों क्यों किसी को मार दिया जाए, क्यों मिटा दे? मुझे ये चीजें तो समझ ही नहीं आती। मतलब क्यों आखिर कोई और रिलीजन भी रह रहा है तो आपको मुसलमानों से इतना क्यों प्रॉब्लम है? सभी लोग अपने अपने देश में रह रहे हैं, उनको भी हक है अपने देश में रहने का, अपने हिसाब से रहने का। और मुझे तो ये पता नहीं था कि टर्की एक इस्लामिक कंट्री है और टर्की को बिलोंग करते हैं अर्तुगरुल गाजी। तो अर्तुगरुल गाजी के अंदर जो ये फैक्ट, जो चीज़ मैंने देखी थी ना, दया भी बहुत थी उनके अंदर। और दो लोग थे, मंगोल्स में भी चंगेज खान थे। तो जहाँ तक मेरी समझ कहते हैं खान लोग मुसलमान ही होते। तो ये मुसलमान में डिफरेंस क्यों, मुसलमान की लड़ाई क्यों? क्योंकि मंगोल्स भी मुसलमान थे अगर एक तरह से, और अर्तुगरुल गाजी भी मुसलमान थे एक तरफ से। तो इन दोनों की शायद मेरे ख्याल से सोच में डिफरेंस होगा, इसलिए इनकी इतनी लड़ाई हुई। अदर देन दैट तो मेरे ख्याल से लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों ही सेम रिलीजन को बिलोंग करते हैं। हो सकता है मैं गलत जा रही हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मंगोल्स के सरदार का नाम चंगेज खान था तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा। तो वैसे अर्तुगरुल गाजी जो है वो अपने पूर्वजों की जो मेंटालिटी है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी मेंटालिटी में ये है कि जिसको एक बार बचा लिया, उस जैसे कि इन्होंने हलीम सुल्तान को बचाया था, तो हलीम सुल्तान को एक बार बचा लिया तो उसको किसी को देना नहीं है। वो आपके गेस्ट है तो अपने गेस्ट की आपको हिफाजत करनी है। और दया भी बहुत ही इनके अंदर कि मतलब किसी कहीं भी कुछ बुराई दिख रही है होते हुए तो बुराई से लड़ना है, बुराई से छुप करके नहीं बैठना। तो अगर इन्होंने अर्तुगरुल गाजी और उस्मान इन दोनों ने भी अगर अपना एम्पायर फैलाया है तो सिर्फ इसलिए नहीं उन्होंने फैलाया कि मतलब लड़ के लोगों को बर्बाद करके, जगह का पूरा पैसा लूट करके, इस तरीके से नहीं फैलाया अपना एम्पायर जो फैलाया उन्होंने। तो इन लोगों ने अपना एम्पायर फैलाया और लोगों को प्यार दिया, इसीलिए ये सीजन भी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से। क्योंकि इन्होंने अगर कोई अपना है तो उसके लिए, जैसे अब्दुल रहमान जिसमें कैरेक्टर है, अब्दुल रहमान इनका अपना है तो अपने कैरेक्टर के लिए, अपने इंसान, अपने ग्रुप के आदमी के लिए इन्होंने जितनी हो सके उतनी ज़्यादा कोशिशों को करके उसको बचाया। तो ये एक दया है। और साथ ही आप इतने निडर भी हो कि आप किसी से नहीं डरते, आप मंगोल से नहीं डरते, आप किसी से भी नहीं डरते। बहुत मज़ेदार सीरीज़ है एंड जितनी भी सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें तो वो तो फैक्ट है ही, लेकिन ये जो सीरीज़ है, ये लोगों इसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, ये मुझे नहीं पता था। एंड लोग इसको देख करके, मतलब मुझे तो ये एज अ फैंटेसी या फिर एज अ हिस्टोरिकल ड्रामा बहुत पसंद है, लेकिन इसको देख करके लोग मुसलमानों का एक अलग फीलिंग, खैर मैं हिंदू, मुझे ऐसा कोई फीलिंग नहीं कि मुझे आगे जा करके लड़ने लग जाना है या मुझे, तो ऐसा क्यों कि मुसलमान सोया ना रहे, या ये सारी चीज़ें बहुत ही बड़े लेवल की बातें हैं, बहुत ही बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है इसके पीछे। तो ये पॉलिटिक्स क्या है, ये चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि मैं समझ पाऊंगी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि आम जनता जो है वो समझ सकती, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े लेवल की बात है। और ये भी वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, वर्ल्ड वॉर 1 में क्यों हुआ था वर्ल्ड वॉर 1, और ये जो पूरा एम्पायर था टर्की, उस्मान एम्पायर जो था वो टर्की में था। एंड उसके बाद ये अपनी ज़मीन से तेल पानी सब नहीं निकाल सकते, ये तो आई मीन क्यों, शायद उसको पिछड़ा बनाने के लिए। तो खैर अच्छी बात यह है कि 2023 में ख़त्म होने वाला है, तो अब सभी ये लोग जो हैं ये अपनी चीज़ों को वापस ले सकते हैं, अपने कंट्री को फिर से एक इस्लामिक कंट्री बना सकते हैं।
खैर इस्लामिक कंट्री हो कोई भी कंट्री हो, वहाँ के लोगों को फ्री फील होना चाहिए। अगर कोई और कास्ट के लोग भी आते हैं जैसे जॉब करने, जैसे ओमान है, यूएई है, तो हर वो जगह जहाँ पे लोग जॉब करने जाते हैं वो वहाँ पे सेफ हैं, वो वहाँ पे खुश हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी के पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर टर्की मुस्लिम कंट्री हो भी जाता तो भी लोग जो वहाँ पे जाते हैं अपनी जॉब पर्पज से या किसी भी पर्पज से, वो लोग सेफ फील करें। मेरा बस यही मानना है, यही मेरी सोच है। तो इसी नोट पे मैं ख़त्म करूँगी ये वीडियो। शीलू रिएक्ट साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।